उनको लगता है आर्टिकल मतलब कि ए एन द, यही आता है दिमाग में। जैसी बात हम आर्टिकल्स की करते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है, सर आर्टिकल्स का मतलब होता है ए एन द। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दो, आर्टिकल्स इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है डेफिनेट, डेफिनेट को हिंदी में कहते हैं निश्चित, और दूसरी कैटेगरी होती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित। अब इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात करूं तो डेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, द और दी। लिखा दोनों को एक जैसा जाता है, लेकिन पढ़ा इसको द जाता है और इसको दी पढ़ा जाता है। और इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। तो टेक्निकली आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इंडेफिनेट। और संख्या में देखो तो चार होते हैं, द, दी, ए और एन। लेकिन हम लोग ए एन द को ही आर्टिकल मानते हैं, एक दी जो है उसको मिस कर जाते हैं। तो चार आर्टिकल होते हैं, ए एन द और दी, जिनकी दो कैटेगरी होती है, जिसमें द और दी जो है वो कहलाते हैं डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन कहलाते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में इंग्लिश ग्रामर में इनके क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो है, अगर ग्रामर के आधार पर देखो तो दे आर कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन के आगे लगते हैं। किसके आगे लगते हैं? नाउन के आगे। तो सबसे पहले यू मस्ट नो व्हाट इज नाउन, बिकॉज नाउन समझ में नहीं आएगा, आर्टिकल कभी समझ में नहीं आएगा। तो नाउन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। बेसिक अगर आप नाउन को देखोगे तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारे होते हैं। यहां हम चूंकि पढ़ रहे हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल में हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो जब आप यूज करते हैं पेन, तो पेन आपका काउंटेबल नाउन है सिंगुलर में, इसका प्लूरल बनता है पेन्स। और पेन के अंदर जो इंक यूज होती है, वो इंक जो होती है वो आपके अनकाउंटेबल होती है। ऐसे मैंने कहा स्टूडेंट काउंटेबल है, इसका प्लूरल क्या होता है? स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने कहा एजुकेशन, एजुकेशन दिस इज अनकाउंटेबल। ऐसे मैंने कहा वाटर अनकाउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल, टाइम अनकाउंटेबल। अच्छा, टाइम अनकाउंटेबल है, लेकिन समय को हम आर से मापते हैं, तो आर एंड आवर्स, मिनट एंड मिनट्स, डे एंड डेज, ये आपके काउंटेबल है, राइट। तो पेन, स्टूडेंट, आर, डे। ऐसे देखो कॉपी, बुक, पेंसिल, बॉय, ये सब आपके क्या हो गए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनके प्लूरल बताओ। कॉपी का प्लूरल क्या होता है? कॉपीज। बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स। पेंसिल का प्लूरल क्या होता है? पेंसिल्स। और बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज। तो ये आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस तरीके से आपके दो प्रकार के नाउन हो जाते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जिसमें काउंटेबल नाउन दो होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और अनकाउंटेबल नाउन आपके सामने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने आर्टिकल पढ़ाने से पहले हमको नाउन क्यों समझाया, इसका लॉजिक भी बता दो। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मैंने आपको शुरू में एक लाइन कही थी कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर एनी नाउन और फॉर एनी नाउन। किसी नाउन के लिए, किसी नाउन के सामने ही इनका उपयोग होगा, बाकी इनका उपयोग कहीं नहीं होगा। अगर आप आर्टिकल को कहीं और भी लगाओगे किसी के लिए तो वो गलत माना जाएगा। याद रखिएगा, उसकी कंडीशन है कि वहां नाउन आएगा तो ही आर्टिकल लगेगा। चलिए, हाँ, तारे जो होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर तारे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। सो लेट मी टेल यू बच्चों, तारे काउंटेबल होते हैं। तारों का प्लूरल होता है स्टार्स। अब स्टार को काउंटेबल तो संख्या में बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल मानते हैं हम तो। भैया जिसको डायरेक्ट गिनते हो वो काउंटेबल, जिसको आप किसी इकाई से गिनते हो, जैसे पानी को आप किससे गिनते हो? लीटर से। टाइम को किससे है? मिनट या आवर या डेज से। नॉलेज की तो कोई इकाई नहीं है ना। शुगर को आप केजी से। तो जिस भी चीज़ को डायरेक्ट नहीं गिनते हो, आप किसी इकाई से गिनते हो, वो अनकाउंटेबल है।
लेकिन जिसको आप डायरेक्ट गिन लो, जिस तारों को आप डायरेक्ट गिनोगे ना 1 2 3 4, कि आप ये कहोगे आज आसमान में 2 किलो तारे हैं, 2 लीटर तारे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। चलिए देखिए, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का जो उपयोग होता है वो हमेशा मतलब समझ गए ना, ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही होता है। ये लाइन को अपने दिमाग में फिट कर लेना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही होता है। क्या बोला हमने, फिर से बताइए। ए और एन का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होता है। मतलब अ पेन, अ स्टूडेंट, एन आर। देखो आर में अ का साउंड आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा ए कहां लगाना है, एन कहां लगाना है। अ डे, अ कॉपी, अ बुक, अ पेंसिल, अ बॉय, अ स्टार। सबके आगे आपको ए और एन का उपयोग करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो हमको आ गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हमें ए और एन लगाना। अब हमको ये भी बता दो कि ए कहां लगाना है और एन कहां लगाना है। तो हम लोग ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में वी हैव बीन टॉट that whenever we found any consonant sound we have to use article A, whenever we find any vowel sound then we have to use article N. But this concept is actually little bit weird when we find something strange over there. So मैं आपको एक नई ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपका साउंड जो है क, ख, अगर आपको हिंदी आती है तो से लगाकर ज्ञानी बाबा तक कोई भी साउंड आए, ये सारे साउंड्स आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। कौन से साउंड्स कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड्स आता है या फिर आपकी भाषा में कहे तो व्यंजन साउंड जो आता है, तो वहां पर आप ए का उपयोग करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, बॉय, बॉय में कौन सा साउंड आ रहा है? ब का, इसलिए आएगा अ बॉय। एट द सेम टाइम ध्यान देना एन को कैसे यूज करते हैं। एन जो होता है, जो आ, ई से लगाकर आहा तक जितने भी साउंड्स आ रहे हैं ये सब कहलाते हैं वॉल साउंड्स। अगर कहीं पर कोई वॉल साउंड आ रहा है किसी भी वर्ड में, जैसे आपने एक वर्ड लिखा एप्पल, एप्पल में आप अगर ध्यान से देखो तो एप्पल में यहां पर ए का साउंड आ रहा है, तो एन एप्पल। ऐसे देखो आर आपने लिखा, चूंकि इसमें एच साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन किससे कर रहे हो? अ से। एप्पल में आप क्या बोल रहे हो? ए। आपने कहा ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सा साउंड आ रहा है? ओ, है ना। आपने कहा ईयर, ईयर में एच साइलेंट है, ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो ये सारे वर्ड्स में आपको एन लगाना है। एन एप्पल, एन आर, एन ऑरेंज, एन ईयर, सबके आगे एन लग रहा है। इन दोनों वर्ड्स में यहां पर भी एच साइलेंट है और यहां पर भी एच साइलेंट है, तो इसके आगे हम एन का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल आप सबसे पर्सनल सवाल है कि भाई ऑनेस्ट के आगे आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे कि एन लगाओगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ऑनेस्ट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, इसके आगे तो एन लगेगा। नहीं भाई, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा, गलत है अगर आप एन लगा रहे हो तो। अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो गलत कैसे हो सकता है? हम तो लगा रहे हो, सही भी जा रहा है, हमारे नंबर भी मिल रहे हैं। एन ऑनेस्ट आपका गलत है स्टूडेंट। एन ऑनेस्ट कब सही होगा? जब एन ऑनेस्ट बॉय आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट अकेला जो है ये एक एडजेक्टिव है, दिस इज एन एडजेक्टिव। एंड हमने शुरू में ही पढ़ा है कि आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर एनी नाउन और फॉर एनी नाउन। किसी नाउन के लिए, किसी नाउन के पहले लगेगा। तो यहां पर एन जो है ये इस बॉय के लिए यूज हुआ है, लगा ऑनेस्ट के आगे, लेकिन एन लगा किसके लिए? बॉय के लिए। तो यहां नीचे वाले में लगेगा लेकिन ऊपर वाले में नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बॉय नहीं आया। दोनों के सेंटेंस देखो आप, जब आप कहोगे वह ईमानदार है तो आप इंग्लिश में कहोगे ही इज ऑनेस्ट। आपको इसके आगे कुछ नहीं लगाना, लेकिन आपने कहा वो एक ईमानदार लड़का है, तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ये बहुत सारे लोग यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसके आगे भी ऑनेस्ट लगा के आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कल का आपका कोई टेस्ट हो और टेस्ट में या ऑनेस्ट के आगे खाली जगह दे दी जाए और आपको फिलअप में आ जाए ए एन द या जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ऑनेस्ट में तो एच साइलेंट है तो हमको पता है एन लगेगा इसमें। अरे भैया उसमें कुछ नहीं लगेगा, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब ऐसा क्यों बोलोगे ही इज एन ऑनेस्ट? वह एक ईमानदार है।
अरे ईमानदार व्यक्ति जो है उसको गिन सकते हो, अब ईमानदार को थोड़ी गिन सकते हो। सो ही इज एन ऑनेस्ट नहीं होता, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। लेकिन ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, ही इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉई, ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर, जो भी वो है, वॉट एवर ही इज। तो एन ऑनेस्ट, ऐसे देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा ही इज रिच, वो अमीर है, इसके आगे कुछ मतलब, ही इज अ रिच, ऐसा नहीं होता। ही इज अ रिच मैन, अगर मैंने मैन लिख दिया तो यहां लगेगा ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। लेकिन यदि मैंने बोला वह रिच है, ही इज रिच, ही इज रिच, वह रिच है, लेकिन ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यार। रिच जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ऐसे ही कभी कभी बहुत सारे लोग बोल देते हैं ही इज अ पुअर, ही इज अ पुअर, ये गलत है ये सेंटेंस। ही इज अ पुअर नहीं होता, ही इज पुअर होता है। अब ही इज पुअर क्यों सही है, ही इज अ पुअर क्यों नहीं? भाई पुअर एडजेक्टिव है, अगर आपको पुअर के आगे ए लगाना है तो यहां बॉय लगाना पड़ेगा, फिर वो बनेगा ही इज अ पुअर बॉय, ही इज अ पुअर मैन, ही इज अ पुअर बिजनेसमैन, ही इज अ पुअर वर्कर, ही इज अ पुअर मैन, यू नो, जो भी वो है। तो पुअर के बाद आप कोई नाउन लगाओगे तो आर्टिकल लगेगा। तो एडजेक्टिव के आगे नहीं लगाना, नाउन के आगे लगाना है। तो आई थिंक यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड नाउन। नाउन क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये सब नाउन है। लेकिन पुअर, रिच, ऑनेस्ट, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग, लॉयल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ये सारे जो होते हैं किसी के गुण को बताते हैं, और जो गुण को बताते हैं वो आपके उन गुणी व्यक्ति को कहा जाता है एडजेक्टिव। So we never have to use any article before any adjective if it is not followed by noun. अगर किसी एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है तो उसके आगे कोई आर्टिकल हमें नहीं लगाना है, ये नियम है ग्रामर। चलिए अब यहां पर आप ध्यान दो कि ये हमने देखा कि भाई कौन सा साउंड किस में आ रहा है और साउंड के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर रहे हैं चीजों को। तो ये विशेष ध्यान हम सबको देना पड़ेगा कि भाई साउंड के अकॉर्डिंग कैसे हम यूज करते हैं। जिस देखो मैंने कहा रवि इज ब्लैंक लिख दिया मैंने, और यहां लिखा रवि की बजाय दिस ले लो, दिस इज ब्लैंक यूजफुल बुक, और दूसरा मैंने लिखा दिस इज ब्लैंक यूजफुल, ठीक है। और सी वाले में मैंने लिखा दिस इज ब्लैंक गुड बुक। अब आपको यह देखना है कि कौन सा साउंड, ए लगाना है, एन लगाना है, क्या लगाना है, बताइए। आपके पास ऑप्शन है ए, एन और कुछ भी नहीं। अभी द नहीं हम आपको पढ़ा रहे तो द लिख भी नहीं रहे, ए, एन या फिर जीरो आर्टिकल। यू हैव गॉट 3 ऑप्शंस राइट नाउ। इन 3 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। पहला है दिस इज ब्लैंक यूजफुल बुक। यूजफुल में साउंड देखना किसका आ रहा है, य का। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यूजफुल जो है, यूजफुल सर इसमें है ना यू से स्टार्ट हो रहा है, ये सर एन लगना चाहिए। मैंने आपसे फिर कहा कि यदि क से लगाकर, ध्यान देना थोड़ा सा, क से लगाकर ज्ञानी बाबा तक कोई भी साउंड आएगा तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर आता है तो आपको ए का उपयोग करना। अब यूजफुल में देखो पहला साउंड किसका आ रहा है, य का, और उसके साथ ऊ जुड़ रहा है। तो भैया पहला साउंड य का आ रहा है, य किसके बीच में आता है, क से ज्ञानी बाबा के बीच में, मतलब कि दिस इज अ यूजफुल बुक। अ लगेगा, एन नहीं लगेगा। दूसरा दिस इज ब्लैंक यूजफुल। भैया यूजफुल के आगे यहां कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दिस इज यूजफुल, ये उपयोगी है। आप ऐसा क्यों कहोगे कि दिस इज अ यूजफुल? क्या लॉजिक है भैया दिस इज अ यूजफुल बोलने का? कोई लॉजिक बन रहा है क्या दिमाग में? देयर इज नो लॉजिक हियर। और जब कोई लॉजिक है ही नहीं, सो व्हाई वी आर यूजिंग इट? फिर हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं? इट्स यूजलेस टू यूज। नेक्स्ट, दिस इज गुड बुक। अब गुड में ग का साउंड आ रहा है, ग का साउंड आ रहा है, मतलब कौन सा साउंड आ रहा है? ग किसके बीच में आता है? ये देखो, ये ग लिखा है, मतलब यहां भी आएगा क्या? ए।
तो ये आर्टिकल जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी मिथ आपके दिमाग से आर्टिकल के बारे में निकलेगी बाहर, एंड यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इंग्लिश इज ऑल अबाउट, एंड स्पेशली द इंटरेस्टिंग टॉपिक आर्टिकल. जनरली वी फील लाइक कि सर हमको तो आर्टिकल पहले से आते हैं. जी भैया, वो जो आपको आते हैं ना वो स्कूल वाले आते हैं, ठीक है. और स्कूलिंग एजुकेशन मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को सिर्फ याद करवा दी जाती है, रटा दी जाती है, बट दे नेवर अंडरस्टैंड वाई दे आर यूजिंग इट. जबकि आर्टिकल अगर हमें सीखना है तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज नाउन. अगर बच्चे को नाउन नहीं पता है और उसको आर्टिकल आपने पढ़ा दिया, देन इट इज़ यूजलेस, क्योंकि वो एडजेक्टिव के आगे भी आर्टिकल लगा देगा, फिर वो हर चीज़ के आगे आर्टिकल लगा देगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल ए और एन लग जाता है. हम उसको स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, स्कूल में टीचर ने हमको क्या पढ़ाया कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए वहाँ ए लगा दो, जहाँ वॉल साउंड आ जाए वहाँ एन लगा दो, बस. तो भैया कॉन्सोनेंट वॉबल तो एडजेक्टिव के आगे भी आता है, एडवर्ब के आगे भी आता है, प्रपोजिशन के आगे भी आता है, कंजंक्शन के आगे भी आता है. क्या सबके आगे लगा दोगे क्या? रिमेंबर वन थिंग, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स. और नाउन में भी ए और एन का उपयोग जो होता है वो सिर्फ नाउन की जो दो कैटेगरीज हैं उनमें काउंटेबल, और काउंटेबल में सिंगुलर के आगे ही लगाना है और एन, बाकी कहीं नहीं लगाना है. तो ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं दैट यू मस्ट नो वेयर टू यूज आर्टिकल्स. चलिए अभी हम इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं. अब आर्टिकल ए और एन के और भी काफी सारे यूजेस हैं. जैसे आपने कहा किसी से अब देखो, जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको हिंदी नहीं आती, वो इसको कैसे समझेगा कि सर मैं कैसे अप्लाई करूं. एक सवाल ये भी दिमाग में आता है कि सर मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसे अप्लाई करूंगा कि जहां ए लिखा है तो फिर आपको बोल कर देखना है, वो साउंड अलग ही आपको सुनाई देगा कि भाई ए का साउंड आ रहा है कि या का साउंड आ रहा है. जैसे देखो, व्हेन यू से यूजफुल, सो यूजफुल यू आर सेइंग यूजफुल, ना कि यूजफुल. ओ देखो, जो आपके वॉल साउंड होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू. ए, ई, आई, ओ, यू. अगर आपने वो मूवी गोलमाल देखी हो तो उसमें वो वॉल में ही बात करता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है. तो ये जो साउंड्स होते हैं ये आपके वॉल साउंड होते हैं, ये आपके डायरेक्ट वोकल से प्रोड्यूस होते हैं. तो वोकल से प्रोड्यूस होते हैं इसलिए इनको वॉल साउंड कहा जाता है. लेकिन कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये आपके सारे स्पीच ऑर्गन्स इसमें यूज होते हैं. आपका सॉफ्ट पैलेट, आपका हार्ड पैलेट, है ना, आपकी टंग, आपके टीथ, आपकी नोज. जैसे देखो कुछ साउंड्स नोजल साउंड्स होते हैं, जैसे न. आप नाक बंद करके न बोल ही नहीं सकते, क्योंकि न बोलने के लिए नोजल की नीड पड़ती है. नोजल साउंड्स कहलाता है. जैसे नाक बंद करिए न बोलिए, ड आप बोल ही नहीं पाओगे न, अगर आपकी नाक बंद है तो. ऐसे ठ थ या त आप बिना दांत की मदद के बोल ही नहीं सकते, ठीक है. त और थ बोलने के लिए हमें उस पर प्रेशर डालना होता है, दांत पर प्रेशर डालना होता है. तो आपकी टीथ, आपकी नोज, आपके लिप्स, आपकी टंग, आपका सॉफ्ट पैलेट, आपका हार्ड पैलेट, आपका वोकल, ऑल दिस कॉल्ड द स्पीच ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द स्पीच, दैट प्रोड्यूस द साउंड्स, जो आपके साउंड को प्रोड्यूस करता है. एनीवे, बहुत सारी चीज़ें हैं. खैर मैं ज़्यादा आपको गहराई में नहीं ले जाऊंगा. मेरा उद्देश्य आपको वो समझाना है जो आपके काम का है ना, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना होता है, दैट इज़ वाई. देखिए इधर आप, मैंने लिखा ही इज ब्लैंक BBA होल्डर, और दूसरा देखना ही इज, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखना. ही इज एन MBA होल्डर, और सी वाला he has done blank MBA. अब आपको इसमें आर्टिकल ए और एन या जीरो आर्टिकल, तीन ऑप्शन है आपके पास में. यूज आइदर ए, एन और जीरो. दिस थ्री ऑप्शंस वी हैव गिवन यू. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना. ही इज ब्लैंक BBA होल्डर, ही इज ब्लैंक BBA होल्डर. बताइए, अगर आप ध्यान से देखिए तो BBA में ब का साउंड आ रहा है पहले, तो यहां लगेगा अ.
ही इज अ BBA होल्डर। MBA को जब आप बोलते हो तो आप सबसे पहले ध्यान दो, MBA ए का साउंड आ रहा है, ये देखो ए का साउंड आ रहा है MBA में, इसलिए MBA में ए का साउंड आ रहा है, इसलिए यहां क्या लगाओगे N। ही इज एन MBA होल्डर, ठीक है। ही हैज डन MBA, वह MBA कर चुका है। यहां MBA एक डिग्री है, होल्डर नहीं है, तो इस डिग्री के आगे कुछ मत लगाना। डी वाला देखो, ही इज ब्लैंक MLA। बताओ, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट्स कॉल्ड विधायक, है ना। बताइए इसके आगे क्या लगना चाहिए, MLA, तो MLA के आगे क्या लगाओगे, एन MLA। गेटिंग? तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। यहां पर आप कहोगे सर M तो कॉन्सोनेंट है, A लगना चाहिए। नहीं, M भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन M कॉन्सोनेंट कब है, जब आप उससे कोई साउंड बनाओगे। जैसे आपने कहा इट इज अ मैंगो, इट इज अ मैंगो, लेकिन आप कहोगे ही इज एन MLA। इसको M को अलग से प्रोनाउंस कर रहे हो, लेकिन यहां आप बोल रहे हो मैंगो। ये देखो, यहां म का साउंड आ रहा है, यहां A का साउंड आ रहा है, इसलिए मैंगो में A लगेगा, MLA में N लगेगा, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं दैट यू शुड नो। उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल A और N समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बात कर रहा हूं आर्टिकल द एंड दी के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द एंड दी, हाउ टू यूज द एंड हाउ टू यूज दी। तो पहली चीज तो द और दी में अंतर देख लो। द लगाओगे जब वॉल साउंड आए, मतलब जिनके आगे आप N लगा रहे थे ना, उनके आगे दी लगेगा। और जब साउंड कॉन्सोनेंट आए, मतलब जिसके आगे आप A लगा रहे थे, उसके आगे द लगेगा। द एप्पल होगा कि दी एप्पल होगा, बताओ। दी एप्पल होगा, दी एलिफेंट होगा, दी एंड होगा, दी और भी जो आप बोलना चाहते हैं, दी एग होगा, ठीक है। जितने भी हमारे ऐसे साउंड्स हैं जो कि वॉवल है, उनके आगे दी लगेगा। द लगेगा आपका द पेन, द पेंसिल, द गर्ल, द बॉय। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अ पेन भी होता है और द पेन भी होता है, सर एन एप्पल भी होता है और द एप्पल भी होता है। हाउ टू यूज एन एप्पल एंड द एप्पल, अ पेन एंड द पेन, प्लीज ये बता दो हमें। तो यही अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इंग्लिश में बहुत सारी गलतियां आप कम कर दोगे। तो आइए आपको सुनाता हूं कहानी नाउन्स की। किसकी? नाउन्स की। अंग्रेजी भाषा में जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, किसी से बातचीत करते हो, किसी से कोई चीज कहते हो, तो वो जो कहने का आपका तरीका है वो बताता है कि आपका बोलने का इंटेंशन क्या है। जैसे देखो, आपने कहा ही इज अ बॉय, और दूसरे में आपने कहा ही इज द बॉय। भैया दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस सेंटेंस का मतलब है वह एक लड़का है, और दूसरे का मतलब है वही लड़का है, या वह वो लड़का है। वो लड़का कौन? द बॉय। इसके आगे ये अधूरा है, इसके आगे और कुछ लगाना पड़ेगा आपको। ही इज द बॉय, ये वही लड़का है दैट कैन हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकता है। कुछ आ रही बात समझ में? तो अगर लड़के के आगे द लगा दिया तो वो लड़का एक लड़का नहीं, एक निश्चित लड़का बन जाएगा। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आप लोगों ने अगर कोई स्टोरी पढ़ी हो इंग्लिश में, तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टोरी इंग्लिश में लिखी जाती है या आपको पढ़ाई जाती है, तो एक बार अगर कोई नाउन आ गया और उस नाउन का दोबारा जिक्र हुआ, तो उसके आगे आर्टिकल द का उपयोग होता है। मैं आपको डेमो के तौर पर प्रैक्टिकली एक स्टोरी दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है मैं आपको ऐसा कितना ही पढ़ा दूं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप खुद से जब तक उन चीज़ों को नहीं देखोगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रैक्टिकली। अब ऐसा करो, यहां पर एक स्टोरी लिखी है, अगर आप ध्यान से देखो
सो इन दिस स्टोरी आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ आपके सामने ही लिखा हुआ है। आर्टिकल ढूंढो आप तो इसमें काम का। द डॉग एंड द डोंकी, दोनों में द लगा है। एक निश्चित डॉग और डोंकी की बात हो रही। पहली बार देखो डॉग का जिक्र हो रहा है तो क्या लगा है? अ डॉग। पहली बार डोंकी का जिक्र हो रहा है तो क्या लगा है? अ डोंकी। अ डॉग एंड अ डोंकी, कम ऑन, अ डॉग एंड अ डोंकी। सो देयर लिव्ड अ डॉग एंड अ डोंकी इन अ हाउस ऑफ अ रिच मैन। देयर लिव्ड मतलब रहता था एक डॉग और एक डोंकी किसके घर में? एक रिच मैन के घर में रहता था। द डॉग गार्डेड हिज हाउस, डॉग जो था उसके घर की क्या करता था? रखवाली करता था। एंड द डोंकी कैरीड लोड्स फॉर हिम। कैरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ले जाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैरीड। एंड द डोंकी कैरीड लोड्स फॉर हिम, और डोंकी उसका वजन ढोने का काम करता था। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून, एक गर्म दोपहर थी। द डॉग वॉज स्लीपिंग अंडर द शेडी वरांडा, डॉग जो है शेडी वरांडा में मजे से सो रहा था। देयर वॉज सम नॉइज आउटसाइड, बाहर कुछ नॉइज हुई। द डॉग जस्ट लिफ्टेड हिज हैंड एंड बैक टू स्लीप। अब अगर पूरी स्टोरी को आप ध्यान से देखोगे ना तो पहली बार जिक्र हुआ तो अ डॉग और डोंकी लिखा। पूरी स्टोरी में आप कहीं भी आप डॉग और डोंकी ढूंढ लो, आपको हर जगह द डॉग एंड द डोंकी ही मिलेगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया ये बताओ? इससे हमें ये समझ में आया कि पहली बार जब किसी नाउन का जिक्र होता है तो वो अनिश्चित होता है, इसलिए उसके आगे ए और एन लगाते हैं। लेकिन पूरी स्टोरी में आप वो निश्चित हो गया तो क्या लगेगा? ये देखो, ये आ रहा है द डॉग, ये आ रहा है द डोंकी। कहीं भी अब आपको अ डॉग नहीं मिलेगा। ये देखो आ रहा है द डॉग, ठीक है। ये देखो यहाँ आ रहा है द डोंकी। गेटिंग एवरीवन? तो ये वाला ट्रिक हर जगह आप हर स्टोरी में देख सकते हैं। अब आप कहोगे सर इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला व्हेन वी कम्युनिकेट विद समवन इन इंग्लिश, व्हेन वी राइट डाउन एनीथिंग इन इंग्लिश, सो वी मस्ट नो कि हमें द क्यों लगाना है। आर्टिकल इसलिए नहीं हमें पढ़ाया जाता है कि भाई हमने यहाँ ए लगा दिया, एन लगा दिया, द लगा दिया। वो इसलिए पढ़ाया जाता है कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ लैंग्वेज इज बीइंग रिटन एंड हाउ लैंग्वेज इज बीइंग स्पोकन। We can exactly understand its uses, and that is why we are taught articles. You know, the wolf and the crane वाली स्टोरी भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ अ वुल्फ आ रहा है। अब इस स्टोरी में कहीं भी ढूंढ लेना द वुल्फ ही मिलेगा आपको। ये देखो द वुल्फ, ठीक है। यहाँ पर अ क्रेन आ रहा है पहली बार। अब इस स्टोरी में कहीं भी ढूंढ लेना, जहाँ भी क्रेन आएगा द क्रेन ही आएगा। ये देखो, ये देखो द क्रेन, ठीक है। ये देखो द क्रेन, ये देखो द वुल्फ। गेटिंग? तो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू विद दिस टेक्निक, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट आर्टिकल कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल द जो है इसके नेचर को समझो। आर्टिकल्स आर हैविंग टू कैटेगरीज। The first one is definite. In definite articles we have two articles, the and the, and the second one we have a or an. They are called the indefinite articles. Okay, indefinite articles मैं आपको बता चुका हूँ। definite articles की अब हम बात कर रहे हैं। पहला, जब किसी विशेष नाउन के बारे में बात करें जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, हम पहले ही कर चुके हैं, तो वहां आपको द लगाना है। जैसे देखो आपने कहा आई हैव द पेन, मेरे पास वो पेन है जो आपने मुझे लास्ट ईयर गिफ्ट किया था, विच यू गिफ्टेड मी लास्ट ईयर। मान लीजिए किसी ने आपको कोई पेन लास्ट ईयर गिफ्ट किया और वो पेन अभी भी आपके पास रखा हुआ, तो आपने क्या कहा? आई हैव द पेन विच यू गिफ्टेड मी लास्ट ईयर। आई हैव द पेन विच यू गिफ्टेड मी लास्ट ईयर मतलब मेरे पास वो पेन है जो आपने मुझे पिछले साल गिफ्ट किया था। ऐसे देखो, रोहन इज द ओनली बॉय, रोहन इज द ओनली बॉय that can
स्पीक 10 लैंग्वेजेस। रोहन इकलौता ऐसा लड़का है जो 10 भाषाएं बोल सकता है। तो द ओनली क्यों लगाए हमने? इकलौता ऐसा विशेष लड़के की बात कर रहे हैं। तो ये द के कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल है जो आपको माइंड करना है, और ऐसे बहुत सारे रूल हैं। दूसरा द का रूल होता है इट्स अ वुल्फ। लिखा उसको वॉल्फ जाता है बट प्रोनाउंस किया जाता है वुल्फ। ओके, ऐसे दूसरा रूल देखो, आपकी सुपरलेटिव डिग्री जो है, सुपरलेटिव डिग्री में भी आप इसका उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा द बेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट क्रिएटिव, ये सब आपकी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। द वर्स्ट, द लॉन्गेस्ट, द डीपेस्ट, है ना। इसके बाद तीसरा रूल देखो आप, तीसरा क्या है? ये दूसरा रूल, तीसरा रूल देखते हैं अपन। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अगला है आपका ओके, जब किसी विशेष व्यक्ति से किसी की तुलना की जाए, when you are compared with any specific person, तो उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए साथ हम ये लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी टीम में कोई लड़का है रोहन, और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लाइक कोहली जैसा क्रिकेट खेलता है, तो आप क्या कहोगे? रोहन इज द कोहली ऑफ आवर टीम। रोहन हमारी टीम का क्या है? विराट कोहली है। तो ये देखो, कोहली के आगे आपने द लगाया है। या रोहन इज द विराट भी लिख सकते हो आप, विराट ओवर टीम। या रोहन इज द धोनी ऑफ आवर टीम, रोहन हमारी टीम का धोनी है। तो यहां पर जबकि ये नाम है, किसी भी नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये ग्रामर का नियम है, दैट वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर एनी नेम। जैसे आपका नाम है रवि, तो द रवि कभी नहीं होगा। आपका नाम है सोहन, द सोहन कभी नहीं होगा। आपका नाम है विराट, द विराट कभी नहीं होगा। आपका नाम है निशा, आप द निशा कभी नहीं होगा। लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति जो कि फेमस हैं, ऑलरेडी एक पर्सनैलिटी है ग्रेट, उसके नाम के आगे द लग जाता है जब उससे किसी की तुलना की जा रही हो तब। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी और भी बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, उसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, और कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट यू ऑल। तो आर्टिकल पर बेस्ड इस एक्सरसाइज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आइए सबसे पहले इंडेक्स में हम इनको देख लेते हैं कि आर्टिकल्स की हमारी एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर पर दी गई है। देखिए, आर्टिकल के लिए हमने आपको बुक में एक्सरसाइज देकर रखी है, और वो एक्सरसाइज आपको दी गई है पेज नंबर 146 पर। ये टॉपिक एक दिन में पढ़ने वाला टॉपिक है, बस समझने वाला टॉपिक है। देखो, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और आई गारंटी यू विल एंजॉय इट। मज़ा आएगा आपको इनको सॉल्व करने में। चलो 1 to 10 11 तक 10 तक के क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक 1 रुपी, ही गिव मी ब्लैंक 1 रुपी। ऑप्शंस आर ए, एन, द एंड द वन मोर इज। ये जो ऐसा है इसका मतलब है जीरो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा, है ना। वुड लाइक टू ब्लैंक कप ऑफ कॉफी। ऑप्शन वही है आपके ए, एन, द एंड जीरो आर्टिकल। ब्लैंक रूम इज वेरी, ऑप्शन है ए, एन, द एंड जीरो आर्टिकल। दी भी है इसमें, है ना। तो आपके पास में 2 मिनट है। 2 मिनट में आप कमेंट करके फटाफट फटाफट मुझे बताओ कि कहाँ पर क्या आना है, क्या यूज होगा। ओके, नाउ द टाइम इज ओवर। ओके, फाइनली आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स। देखिए सारे के सारे स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज ही गिव मी 1 रुपी। उसने मुझे 1 रुपया दिया। अगर आप यहां पर 1 लिखा है तो आपको ये फील होता है कि सर मैं ए लगा दूं तो ही गिव मी अ 1 रुपी, देन दैट्स इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। यहां कोई आर्टिकल का यूज नहीं होने वाला है। वाई वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल ओवर हियर? बिकॉज यहां पर आपने जो है लिखा है 1 रुपी। 1 रुपी मतलब क्या हो गया? 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया दिया उसने मुझे, तो ही गिव मी ब्लैंक 1 रुपी। नो नीड टू यूज एनी आर्टिकल ओवर हियर, वी डोंट नीड एनी यूज आर्टिकल ओवर हियर। कोई आर्टिकल की नीड नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैंने कहा यहां कॉइन लगा दूंगा मैं,
ही गिव मी 1 रुपी कॉइन, देन इन दैट केस आप कह सकते हो ही गिव मी अ 1 रुपी कॉइन, क्योंकि ये जो अ है ये कॉइन के लिए फिर लगेगा आपका। अगर कॉइन नहीं है लास्ट में तो यहां कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे? तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट, ब्लैंक रूम इज एरी, द रूम इज एरी, द लगाओगे भाई इसमें आगे। नेक्स्ट, कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जी जो है उनकी तुलना विलियम शेक्सपियर से की जा रही है, मैंने अभी आपको बताया था, द लगेगा। अच्छा, द रूम इज एरी में द क्यों लगा है? क्योंकि हम रूम की विशेषता बता रहे, रूम कैसा है, हवादार है, एरी है, तो अ रूम इज एरी तो नहीं बोलोगे आप कि ये कमरा का हवादार है। आप जिस रूम की विशेषता बता रहे हो, रूम जो है वो एक विशेष रूम है, इसलिए वहां लगेगा द रूम इज एरी। द टीचर आस्क्ड ब्लैंक इजी क्वेश्चन, टीचर ने कैसा सवाल किया? एक सरल इजी सवाल किया, तो द टीचर आस्क्ड एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, गिव मी ब्लैंक बुक टू रीड, गिव मी अ बुक टू रीड, मुझे एक किताब दो पढ़ने के लिए, गिव मी अ बुक टू रीड। ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड फॉर डिनर, याद रख लो सारे स्टूडेंट, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट आदि के आगे आर्टिकल एन द का उपयोग नहीं होता है अगर सिंपल डिनर की बात कर रहे हो। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर क्या बाकी है जरा ध्यान देना। हमने क्या देखा कि वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर डिनर, लंच, breakfast, but if we are talking about any specific dinner, any specific dinner, any specific lunch, any specific breakfast, then we have to use article the before it. Example, the dinner was superb, the dinner was superb. That we took last night. The dinner was superb that we took last night. वो डिनर कैसा था? सुपर्ब था जो हमने लास्ट नाइट को लिया था। तो द डिनर वॉज सुपर्ब दैट वी टुक लास्ट नाइट। फर्स्ट बी वाला देखो, द ब्रेकफास्ट that you were having last night, that you were having yesterday in the morning was not that much delicious, वो उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। तो the dinner, the breakfast, the lunch, you know, अगर आपने कहा मैं लंच कर रहा हूँ, I'm taking lunch, no need to use any article, I'm taking dinner, I'm taking breakfast। बट अगर किसी विशेष ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर आप द का उपयोग करते हैं। मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ, देखो यहां पर मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान देना। इंग्लिश बड़ी ही अजीब भाषा है। मैंने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, ध्यान देना सारे स्टूडेंट। दूसरा, देयर इज ए स्कूल नियर बाय माई होम। ओके, तीसरा देखना, द स्कूल इज really good, you're really great where I used to study। ठीक है, the school is really great where I used to study, वो स्कूल सचमुच बहुत अच्छी है जहाँ मैं पढ़ाई किया करता था। तो यहाँ द स्कूल आ रहा है, यहाँ अ स्कूल आ रहा है और यहाँ स्कूल के आगे कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सेंटेंस ए, बी और सी में से विच वन इज करेक्ट। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि विच वन इज करेक्ट, कौन सा वाला सेंटेंस सही है अमंग दिस 3 सेंटेंसेस। मोस्ट ऑफ यू वुड से सर आई थिंक फर्स्ट वन इज राइट, कुछ कहेंगे सर सेकंड वन इज राइट, कुछ कहेंगे सर द थर्ड वन इज राइट। बट द ग्रेट आयरनी इज दैट ऑल द सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली राइट। एंड व्हाई दे आर राइट? एक्चुअली ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है।
कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो कभी भी किसी स्कूल के आगे, याद रखना, कॉलेज के आगे, चर्च के आगे, टेम्पल के आगे, यूनिवर्सिटी के आगे, है ना, चर्च, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल के आगे, अगर आप वहां जा रहे हो, कोचिंग के आगे, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? पब्लिक प्लेसेस है। अगर आप यहाँ जा रहे हो सो नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर दिस। मैं चर्च जा रहा हूँ, आई एम गोइंग चर्च। मैं टेम्पल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टेम्पल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। नो नीड टू यूज एनी आर्टिकल। लेकिन आपने कहा मेरे घर के सामने एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ टेम्पल। वहां मैंने एक दुकान देखी, आई सा अ शॉप देयर। मैंने वहां एक मंदिर देखा, आई सा अ टेम्पल देयर। मैंने वहां एक हॉस्पिटल देखा, आई सा अ हॉस्पिटल देयर। अरे वो हॉस्पिटल तो मेरे घर के पास में है जिसके बारे में बात करो। तो द हॉस्पिटल इज नियर बाय माई हाउस अबाउट विच यू आर टॉकिंग। हॉस्पिटल जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, द हॉस्पिटल अबाउट विच यू आर टॉकिंग, तो देखो द लग रहा है हॉस्पिटल के आगे। जब आप कहोगे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, कुछ नहीं लगाना है। मेरे घर के सामने एक हॉस्पिटल है, देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अ लगेगा। तो आपने इस बात पर विशेष ध्यान देना है, हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, चीजें कैसे काम कर रही। Because when you understand these things, you will find that how these things are actually working, and they are quite easy. They are not difficult. Any Tom and Harry can understand. Now, तो ये क्वेश्चन है आर्टिकल के जो आपको सॉल्व करने हैं अपने हैंड से, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो सारे के सारे स्टूडेंट्स को करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो कितने हैं आपके, ज़्यादा नहीं है, मात्र 76 है। 76 क्वेश्चन है आपके। और उसके बाद में हमने आपको कुछ यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स भी दिए हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। जैसे देखो, एक हमने दिया आपको कालिदास इज राइटली कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये इनकरेक्ट है। और इसके नीचे करेक्ट दिया हमने, कालिदास इज राइटली कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब इसमें से एक सही है, गलत है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही कौन सा गलत, तो उसका रीज़न भी नीचे हमने दिया है। तो ये आपको पेज नंबर मिल जाएंगे आपकी बुक में, जो PDF हमने आपको अपलोड किया है। पेज नंबर 143 पर आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, तो यू जस्ट हैव टू रीड इट वंस।